तो ये मतलब कोई थ्योरी है नहीं, ठीक है, कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और जो कि ये जो हमारी एक कन्वेंशन है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि 1947 में ये फोंटेनब्लो फ्रांस में ये कन्वेंशन बनाई गई थी। तो ये सारे जो बायोडेटा आते हैं वो उसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका तुक्का लग गया ऐसे क्वेश्चन पर तो बहुत ही अच्छा है, वरना हम देख लेते हैं कि इसका जो बायोडेटा है वो क्या है, ठीक है। तो जैसे मुझे नेट पे ये मिला है, ये कह रहे हैं कि, ठीक है, इंडिया अ मेगा डाइवर्स कंट्री विथ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। तो ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया की जो मतलब लैंड एरिया है वो 2.4% है। अकाउंट फॉर मतलब 7.8% ऑफ और रिकॉर्डेड स्पेसीज। तो यही क्वेश्चन में 7.8% जो है ना, सारे रिकॉर्डेड स्पेसीज यही हैं। जो इसमें से क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग ओवर 45 मतलब 45,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड 91,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर जैसे हमें तो एक क्वेश्चन में मिल गया है ना कि और रिकॉर्डेड स्पेसीज इंडिया के अंदर कितने हैं, तो ये हैं। तो इसमें से जो इंक्लूड हो रहे हैं कि मतलब 45,000 स्पेसीज वो प्लांट के हैं और 91,000 स्पेसीज जो हैं वो एनिमल्स के हैं। तो यहाँ पर ये मतलब हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, तो हमें उसको लिख लेना चाहिए और उसको ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन उसके नीचे जो है इंडिया बिकम आई स्टेट मेंबर ऑफ IUCN इन 1969। तो जैसे हमने बताया था कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये 1947 में ये बनाया गया। और आप सभी लोगों ने इसको कन्वेंशन में पढ़ा होगा, क्योंकि अक्सर बेशतर सारे एजुकेटर इस कन्वेंशन को पढ़ाते हैं, क्योंकि यही कन्वेंशन हमारी नेचर की बेस बनी थी, जिसके अंदर हमारी रामसर कन्वेंशन आई थी, साइट कन्वेंशन आई थी, और WW ये वाली जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन सब इसी मतलब इसी के थ्रू आई थी, IUCN के अंदर ही आई थी, यानी यही बेस बनी थी ये कन्वेंशन। तो इंडिया इसका पार्ट कब बना था, IUCN का इंडिया पार्ट बना था 1969 में। और 2020 में इससे क्वेश्चन भी था कि इंडिया IUCN का पार्ट कब बना था, तो यही है 1969 में। तो थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर ये है ना कि इंडिया ने 2007 में मतलब IUCN की तरह इंडिया ने अपनी एक ऑफिस सेटल की थी दिल्ली के अंदर 2007 में। तो एक वो है और बाकी कुछ है नहीं। तो यहाँ आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो ये लिख लें कि IUCN का पार्ट इंडिया 1969 में बना था। और इस क्वेश्चन के ताल्लुक से सारे रिकॉर्ड स्पेसीज जो है 7.8% है, उनमें से जो इंक्लूड करता है 45,000 स्पेसीज प्लांट है और 99,000 मतलब जो है स्पेसीज ये आपके एनिमल्स है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट होता है, लेकिन ये साथ में जो माइनस का निशान लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, 7-8% बोलेंगे या कुछ इसको मतलब इस्तेलाह में कुछ कहते हैं, सात से माइनस ही आठ बोलेंगे। माइनस सात आठ 7 से 8% बोल सकते हैं इसमें। अच्छा ठीक है, तो 7 से 8% वही है। तो 7 से 8 मतलब 8% जो मतलब रिकॉर्ड किए गए हैं स्पेसीज इंडिया के लिए, तो उसमें से 45,000 आपके क्या आएंगे, प्लांट आएंगे, ठीक है, और 91,000 आपके एनिमल्स आएंगे। तो यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एज इन्वाइज्ड अंडर द मोनेट्रियल प्रोटोकॉल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग SDG। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये इनडेप्थ ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये कह रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए अगर आप देखें मोनेट्रियल प्रोटोकॉल और एज वेल एज अगर आप देखें SDG में, तो कौन सा मतलब गोल इसमें से रिलेट हो सकता है। तो आप देखें मोनेट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता है, ODS मतलब जो हमारी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ये वो गैसेस मतलब गैस तो नहीं होती है, मतलब ये वो रोज रेज होती है जो हमको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती हैं, ठीक है। जो जिसमें हमारी एक टेट्रोस्फेयर होती है, एक स्ट्रेटोस्फेयर। टेट्रोस्फेयर में हमारी बैड ओजोन होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी गुड ओजोन होती है। तो बैड ओजोन से ही हमको जो बचाती है। तो इनमें से मतलब कौन सा SDG हम रिलेट कर सकते हैं, या मतलब उन रेजों से मतलब किस गोल को नुकसान हो सकता है, किस वजह से। मतलब अगर हमें एक भी पकड़ में आ गया ना इसमें से कि रेस से मतलब हमें ये नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, आप लोग गोल को देखते हुए जाएं और फिर उससे मैच करते हुए इसका जो नुकसान होता है वो किस पर होता है, तो फिर अभी आपका आंसर निकल सकता है। तो अगर हम देखें, देखो मतलब SDG ऑप्शन नंबर 1 में गोल नंबर 10 दिया, तो गोल नंबर 10 आपका क्या होता है, हम करेंगे रिड्यूस इनक्वालिटीज बिटवीन द कंट्रीज के दरमियान। तो इसमें कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। गोल मतलब SDG अगर हम 3 देखेंगे तो 3 में हमारा क्या होता है, गुड हेल्थ। तो मतलब इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है। ओजोन मतलब ओजोन जो बनता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो हमारी ग्राउंड लेवल ओजोन होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, स्मोक से होती है, सल्फर नहीं होता। और समटाइम वोल्टेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो घर वगैरह बनाने में जो डिमोलेशन का जो सारे वेस्ट होते हैं ना, जिसे हम कह सकते हैं सीमेंट हो गया और पत्थर की जो कटिंग होती है
और स्टोन की जो क्रशिंग होती है, ये सारे जो पॉल्यूशन होते हैं ये सब भी ग्राउंड लेवल ओजोन के मतलब बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो यानी हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 ESDG 3। तो हमें मालूम हो गया 3 से हमारा हेल्थ है और हेल्थ से ही हमारी ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, हमें नुकसान कर सकती हैं। तो 11 नंबर अगर हम देखें तो 11 नंबर जो हमारा गोल है वो किससे रिलेटेड है, कंजप्शन एंड प्रोटीन। ठीक है, 11 नंबर जो हमारा गोल है एसडीजी, वो कौन सा गोल है आप लोग बताएं। 11 नंबर गोल कौन सा है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनाएंगे। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनाएंगे तो इन सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो 14वां गोल जो हमारा है ये हमारा है लाइफ बिलो वाटर, और 15वां गोल जो हमारा लाइफ ऑन द लैंड। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो इन्हीं सारी चीजों पे मतलब इफेक्ट करेगी ना। ऑप्शन नंबर अगर आप मतलब ये 4 देख लीजिए SDG 4, तो ये तो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारे SDG 8 है ये इकोनॉमिक वगैरह से रिलेटेड है, यानी इंडस्ट्री की ग्रोथ से रिलेटेड है। तो एसडीजी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का जो नुकसान होगा वो आपकी हेल्थ पे हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज पर भी हो सकता है। ठीक, और 14 जो है और 15 जो है इससे भी रिलेट करिए, यानी लाइफ अंडर लैंड और लाइफ द बिलो वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 38। इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द परमिसिबल इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ ट्रेड इन्फ्लुएंस इन द इनलैंड सरफेस वाटर। तो मतलब कह रहे हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रिस्पेक्ट में द परमिसिबल मतलब इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ ट्रेटेड इफ्लुएंट इन इनलैंड सरफेस वाटर। तो ये मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंदर से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि मतलब हम जब उसको ट्रेड करते हैं या फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी मतलब जो परमिसिबल वैल्यू होती है इंडिया के एतबार से वो कितनी होती है। तो ये हम लोगों को तो इतना इनडेप्थ मालूम नहीं होता और ना हमें कोई पढ़ाता भी है इतना इनडेप्थ। तो ये उन्हीं लोगों को मालूम होता है जिनका सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह होता है, उन्हीं लोगों से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होता है, एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है मतलब हम जिसको बोलते हैं कोलीफार्म एक बोलते हैं ना। तो ये तीनों चीजें जो होती है ये पानी को मतलब पॉल्यूटेड पानी को मेजर करने का एक आला होता है, हम कह सकते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें जो ऑक्सीजन डिमांड मतलब है ना कि ये ऑक्सीजन को डिमांड करते हैं। तो क्या डिमांड करते हैं कि मतलब अगर हमारा पानी पॉल्यूटेड होता है तो अगर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से पानी को मेजर करेंगे तो पानी के नीचे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे मछलियां होती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जिनको हम क्रिएचर बोलते हैं, तो अगर हमारा पानी पॉल्यूटेड होता है तो पानी के अंदर हमारा जो ऑक्सीजन होता है जिसको हम डिसोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे जीव जंतु पानी के अंदर होते हैं तो वो उसी ऑक्सीजन को बिल्कुल अब्ज कर लेते हैं, यानी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं उस ऑक्सीजन को। तो जिससे क्या है कि हमारा पानी और पॉल्यूटेड हो जाता है। तो यानी मतलब अगर वो मतलब मछलियां वगैरह जो पानी के अंदर रहती हैं तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर हमारा पानी पहले से पॉल्यूटेड है, ठीक है, अगर हमारा पानी पहले ही से पॉल्यूटेड है और उसके अंदर छोटे छोटे जानवर है, मछलियां हैं, ये सारी चीजें हैं, तो पॉल्यूटेड वाटर में जो हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन होता है ना तो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन का मतलब डी से डिक्रीज होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में अगर आपका डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज है तो यानी आप समझ जाइए कि आपका पानी पॉल्यूटेड नहीं है, यानी आप बीमारी के करीब नहीं है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो डिक्रीज है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि उसके अंदर की जो सारी चीजें हैं इनको उनको और कोई चीज मिल नहीं रही है कि वो ऑक्सीजन को ले। तो क्या करते हैं वो उसी पानी को ही मतलब उसी पानी से ही वो अपना ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे ज्यादा आपका पानी और पॉल्यूटेड हो जाता है। यानी अगर कम होगा तो पानी सूखेगा, फिर उसके अंदर जो जितनी मतलब गंदगियां होती हैं, कुछ पेड़ वगैरह भी हो जाते हैं, मतलब इधर उधर घास भी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं जलकुंभी का पेड़ भी बोलते हैं, और बहुत सारी मतलब चीजें उसके अंदर जो वेस्ट आ जाते हैं इधर उधर से लोग फेंकते रहते हैं, प्लास्टिक हो गया, डिस्पोजल गिलास हो गया, ये सारी चीजें पानी के अंदर रहती हैं। तो क्या होता है पानी हमारा बिल्कुल एकजुट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा पानी गंदा हो जाता है, तो उसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें होती है ना वो ऑक्सीजन का डिमांड करती हैं। और ऑक्सीजन का जो डिमांड करनी है पानी के अंदर खुद ही पहले से जो ऑक्सीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। तो अगर पानी आपका अच्छा रहेगा तो इसका मतलब है कि आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो इंक्रीज रहेगा, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और अगर डिजोल्व ऑक्सीजन आपका डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका पानी पॉल्यूटेड है। तो ये कितना है इंडियन के एतबार से इन्होंने कहा है। तो अगर आपको मालूम है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वरना आप तुक्का मार सकते हैं। तो ये है कि ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका सही आंसर दिया है इन्होंने। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, हम्मद भाई आपको, नईम भाई, और बहुत सारे लोग हैं, कोई बताएं। हाँ जी जी बिल्कुल क्लियर। चलिए फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39।
विच टाइप ऑफ पावर प्लांट यूज द लीस्ट एंड पर यूनिट ऑफ द गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि कौन सा टाइप है पावर प्लांट का जो कि यूज करता है लीस्ट लैंड यानी कम लैंड पर यूनिट गीगावाट एनर्जी के लिए। तो मतलब इसका आप लोग आंसर बताएं क्या हो सकता है सही इसका आंसर। जियोथर्मल होगा, सोलर होगा, विंड होगा, कोल होगा, ये क्या होगा? कोल। नहीं नहीं नहीं, कोल मतलब कोल कैसे हो कोल सकता है? कोल कोल नहीं हो सकता। कोल तो इंडिया से बहुत ज्यादा वो होता है इम्पोर्ट। जियो थर्मल को हाँ सोलर मतलब का होगा, जियो, सोलर का। नहीं नहीं नहीं, सोलार सोलर भी का भी नहीं नहीं होगा। होगी, ये जियो थर्मल ये कह रहा ना। नहीं भाई, ये कह रहा लीस्ट लैंड पर यूनिट। तो हम लोगों को मालूम है कि जियो थर्मल एनर्जी हम कहाँ बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यूएस में ये ज्यादा बनती है और इंडिया में बर वक्त इंडिया में एनर्जी का जो सोर्स है, सबसे कम सोर्स जो इंडिया में एनर्जी आती है वो जियो थर्मल से आती है, क्योंकि ये नेचुरली होती है ना, जमीन के अंदर जो गर्मी होती है उससे हम बनाते हैं। तो मतलब जहां हमें मिलेगी जमीन के अंदर गर्मी, तो वहीं से हम जियो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। बाकी कोल है, सोलर है, विंड, इसको हम जहां चाहें वहां लगा सकते हैं। कोल मतलब इधर उधर देखिए आप, भट्टा रहता है, मतलब कोल ही से ईटा पकाते हैं। तो इससे मतलब क्या है, ये कम जमीन को यूज करता है। हर गांव में देखिए, मेरा गांव इतना छोटा, उसके अंदर आसपास 4-5 भट्टे हैं, ठीक है। तो मतलब ज्यादा जमीन को यूज करेगा। तो जियो थर्मल ही अगर ओवर आप देखें तो जियो थर्मल ही कम जमीन को यूज करेगा, क्योंकि जियो थर्मल ये एनर्जी है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होती है। तो हमें नेचुरली अगर वो चीजें मिलेंगी तभी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोयले से गैस निकलती है, सऊदीया से पेट्रोल निकलता है, तो भाई वो उनके यहाँ वो चीजें नेचुरल है, हम अपने यहाँ जबरदस्ती नहीं निकाल सकते ना। अगर वो होगी तभी हम निकालेंगे, वरना हम नहीं निकाल पाएंगे। विंड एनर्जी भी हम जहाँ चाहे लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी भी लोग अपने छत पे भी लगाते हैं, और इधर उधर भी मतलब मैदान में भी लोग बनाते हैं, सोलर पावर प्लांट बनाते हैं। तो इन सब में ज्यादा जमीन होती है और एक ही जगह नहीं होती, बहुत जगह ये सब लगता है। तो जियो थर्मल मेरे एतबार से इस वजह से मैं समझा हूँ इस क्वेश्चन को कि सोलर मतलब जियो एनर्जी जो है, इस वजह से ये कम जमीन का इस्तेमाल करती है। आप लोगों को क्या लगता है? जी जी, समझ गए आप। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। तो ब्रिक्स कंट्रीज से मुराद बी से आपका ब्राजील आएगा, आर से रसिया आएगा, और उसके बाद आई से आपका इंडिया आएगा, सी से चाइना आएगा, एस से साउथ अफ्रीका आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज इन रिलेशन टू देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो देखिए हमारा एग्जाम तो 2021 में हो रहा है, लेकिन इन्होंने 2020 का डाटा पूछा है कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक जो ब्रिक्स कंट्रीज की रिपोर्ट आई है उसमें कौन से स्टेट ने मतलब हाईएस्ट किया और कौन से लोवेस्ट किया। तो ये आपसे हाईएस्ट से मतलब लोवेस्ट पूछ रहे हैं। तो मतलब अगर आपको ना भी मालूम है ना, तो कंट्री के एतबार से आप जरूर बता सकते हैं, अपनी कंट्री को मद्देनजर चाइना रखते तो हुए। ऐसे साबित है सबसे ज्यादा पूरे मतलब वर्ल्ड में है, तो ब्रिक्स में आएगा ही पहले, तो उसी से जी लगा जी सबसे जी पहला। जी, इसी से पहला भी लगा सकते हैं, और मतलब बी तो इन्होंने हर जगह दे दिया ना, क्योंकि इंडिया मतलब हमेशा इन सब में पीछे ही रहता है। तो क्या है, पहला चाइना है, फिर दूसरा आपका ब्राजील है, तीसरे पे आपका रसिया फेडरेशन, और सी पे क्या है आपका साउथ अफ्रीका, बी पे इंडिया है। तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख ले, जो ब्रिक्स नेशन मतलब जो 2021 की जो रिपोर्ट आई है एसडीजी की ब्रिक्स कंट्रीज की, तो उसके अंदर आपका रसिया सबसे पहले पे है, ठीक है। रसिया फेडरेशन जो है वो सबसे पहले पे है, चाइना दूसरे पे है, ब्राजील तीसरे पे है, साउथ अफ्रीका 4 नंबर पे, इंडिया 5 नंबर पे है। ये 2020 की रिपोर्ट आपसे पूछी गई है, और मैं आपको 2021 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। रसिया फेडरेशन आपका पहले पे है, चाइना आपका दूसरे पे है, ब्राजील आपका तीसरे पे है, साउथ अफ्रीका आपका चौथे पे है, और 5वें पे क्या है, इंडिया है। ब्राजील दूसरे पे है ना? तीसरे पे ये और ब्रिक्स चाइना सेकंड पे कैसे? क्या है? सेकंड पे चाइना, फर्स्ट पे रसिया आ गया, ठीक है। ये इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते साबित हैं, भाई, राम ने। हाँ जो रशिया मतलब आगे मतलब इसी मतलब एतबार से मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो फिर अगर रशिया हाँ आ जाएगा तो फिर पूरे वर्ल्ड में वही आएगा ना। हाँ हाँ, पूरे वर्ल्ड में वही आएगा, जैसे इसमें चाइना है ना पूरे वर्ल्ड में, तो वैसे रशिया आएगा। 2021 की ये रिपोर्ट है। तो इसको मतलब आप लिख लीजिए ना, रसिया ने मतलब राम ने चाय बनाया, मतलब जिसका स्वाद इंडिया जैसा था। तो राम से रसिया आ जाएगा, चाय से चाइना आ जाएगा, बनाया से ब्राजील आ जाएगा, जिसका स्वाद, स्वाद मतलब जिसको हम बोलते हैं ना मजा, तो स्वाद से साउथ अफ्रीका, और इंडिया जैसा था, इंडिया से इंडिया आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 41, द परमिसिबल लिमिट फॉर आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये कह रहे हैं कि मतलब आर्सेनिक के लिए, मतलब आर्सेनिक एक पॉल्यूशन होता है जो कि आपके ग्राउंडेड वाटर में पाया जाता है। ग्राउंडेड वाटर हम किसको बोलते हैं, यानी जो जमीन के नीचे का पानी होता है उसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो आर्सेनिक पॉल्यूशन कहते हैं कि इसकी जो परमिसिबल लिमिट है, यानी लिमिट से ज्यादा ये क्रॉस कर रहा है, इसी को परमिसिबल लिमिट हम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब आर्सेनिक के लिए ड्रिंकिंग वाटर में एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये कितना है, 0.05 mg है, मतलब मेगा लीटर हम इसको बोलते हैं ना, 0.5 है, 1.0 या 2.0 है। तो अगर हम देखें आर्सेनिक पॉल्यूशन जो होता है ये कॉज क्या करता है, मतलब इससे नुकसान क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो ये कि मतलब ये ग्राउंडेड वाटर यानी जमीन के अंदर में ये होता है जिससे आर्सेनिक पॉल्यूशन होता है। ये आपके स्किन मतलब स्किन कैंसर इससे होते हैं, गॉल्ड ब्लेडर पित्त की पथरी इससे हो सकती है, स्किन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है अगर आप ऐसे पानी को पियेंगे। किडनी है, फेफड़ा वगैरह भी इससे डैमेज हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप, जैसे मैं हैदराबाद में था, तो हैदराबाद में जैसे कि मानो में कुछ जगह से मतलब कुछ हॉस्टल के पानी में बहुत ज्यादा बालू आ रहा था ना, मतलब हैदराबाद में सबसे ज्यादा पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो पहाड़ी एरिया, तो वहां पर बोरिंग वगैरह करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है वहाँ। यानी जिसके घर में अगर मतलब बोरिंग हो, खुद का पानी निकलता हो, तो आप जान लीजिए कि मतलब बहुत बड़ा वो अमीर माना जाएगा मेरे अपने ख्याल से, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मतलब जिस हॉस्टल में मतलब बहुत ज्यादा बालू वाला पानी आ रहा था, तो मतलब उस हॉस्टल के तकरीबन 70 से 75 बच्चे थे जिनको पथरी हो गई थी। मतलब बाद में उन्होंने अपनी जांच वगैरह कराई थी। तो क्या है, हम आर्सेनिक मतलब पॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि ये वही पानी होता है, एक तरीके से गंदा भी होता है, जिसके अंदर मतलब बारीक बालू होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता, हम वो पानी पीते रहते हैं। तो जिससे गाल्ड ब्लेडर यानी पथरी वगैरह ज्यादा होती है ना, तो और स्किन कैंसर यानी आपकी जो स्किन होती है बिल्कुल झुर्री टाइप जो पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब जवान इंसान है लेकिन उसके मतलब गाल की जो स्किन वगैरह होती है बिल्कुल लटकने लगती है, जैसे अजीब टाइप का दिखने लगता है। लंग किडनी डैमेज, तो जाहिर सी बात है अगर हम हमारी खुराक ही गलत ले रहे हैं तो इससे तो ये सारी चीजें होनी ही होनी है। ठीक है, लेकिन आर्सेनिक पॉल्यूशन का जो मेन काज होता है ना, कहते हैं कि स्किन कैंसर करता है, गाल्ड ब्लेडर होती है इससे। ठीक है, तो इसकी परमिसिबल लिमिट ये पूछे, तो ये क्वेश्चन इन्होंने तो पूछ लिया, लेकिन मतलब क्वेश्चन मतलब वो सब स्टेटिक वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो WHO ने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जो वैल्यू बताई है 0.01 बताया है कि इसकी वैल्यू अगर हो तो आपका पानी सही है, और इसकी परमिसिबल लिमिट जो है 0.05 अगर होगी तो जान लीजिए आप मतलब ये पानी आपके लिए फिर बहुत ज्यादा डेंजर से हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है 0.05 है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले कि WHO ने इसकी मतलब आर्सेनिक पॉल्यूशन के लिए या आर्सेनिक पानी के लिए, आर्सेनिक पॉल्यूशन के लिए जो लिमिट बताई है उसकी वैल्यू कितनी है। तो 0.01 WHO ने इसकी मतलब वैल्यू बताई है। मैं दिखा दूं, और ये ज्यादा ना बंगाल के एरिया में ज्यादा पाया जाता है, और मैंने शायद यहीं पर इसको लिख भी वो किया, तो देखिए यही है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ आर्सेनिक कंटिमिनेटेड वाटर, यानी हम गंदा पानी बोल सकते हैं ना। कंटिमिनेटेड वाटर लीड टू आर्सेनिक पॉइजनिंग और आर्सेनिकोसिस विद कैंसर ऑफ स्किन, ब्लैडर, किडनी और लंग डिसीज ऑफ स्किन, कलर चेंज एंड हार्ड पैच एंड पाम एंड सोल। ये हो गया। दूसरा ये कि यहाँ देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्रोविजनल गाइडलाइन वैल्यू फॉर आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर 0.05 mg। उसके बाद आगे जो 10 बनाकर जो निशान लगा हुआ ना, इसको बोलते हैं शायद माइक्रोग्राम पर लीटर। ये यहाँ पर जो मतलब कॉलेज लेवल के होंगे उनको ये मालूम होगा, मतलब इस तरीके के जो निशान होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो ये मैंने अपने भाई से पूछा तो बोला कि इसको बोलते हैं माइक्रोग्राम पर लीटर बोलते हैं। तो इसकी जो परमिसिबल लिमिट है ऑफ आर्सेनिक की इन इंडिया इन एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव सोर्स 0.05 mg। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए वो 0.01 का क्या है, 10 बनाकर इस तरीके से निशान लगा हुआ है, और परमिसिबल वैल्यू इन्होंने 0.0 मतलब 5 ब्रैकेट में 50 बनाकर। तो क्या पता अगर आपसे ये क्वेश्चन रिपीट अगर वो पूछना चाहे इस क्वेश्चन को, तो रिपीट करके इस वैल्यू को ना ले, इस तरीके के मतलब निशान देकर पूछ लें, तब भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि WHO ने 0.0 मतलब 0.01 mg जो बनाया है उसका निशान इस तरीके से 10 लगाकर है, और 0.05 जो उसका 50 बनाकर है। तो इसको अगर हम थोड़ा ओवरऑल देखें, आर्सेनिक कंटिमिनेटेड इन ग्राउंड वाटर, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, इंडिया के अंदर, और PYQs में इससे भी क्वेश्चन है। द अकरेंस ऑफ आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1980 इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया। इन वेस्ट बंगाल 79 blocks in 8 districts have arsenic beyond the permissible limit of 0.05 mg. The most affected area on the मतलब क्या ईस्टर्न साइड ऑफ भागीरथी रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया नॉर्थ, मतलब यही है। फिर उसके बाद क्या है, जी नहीं भाई आप बंगाल ही के हैं ना, तो ये आप ही को और ये ज्यादा पाया जाता है आर्सेनिक मेरा पॉल्यूशन। डिस्ट्रिक्ट मालदा है। जी। तो फिर यही है, मतलब इससे ये क्वेश्चन था ना कि मतलब ये इंडिया के अंदर पाया जाता, तो शायद उसके अंदर ऑप्शन में बंगाल ही था।
मतलब PYQs का बहुत पुराना क्वेश्चन था लेकिन था। तो इन्होंने मतलब क्वेश्चन वही बेस बनाया है, लेकिन मतलब यहाँ पर वैल्यू इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, इसकी परमिसिबल वैल्यू क्या है। चलिए, तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है ये वाला। जी जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, Kigali amendment to the Montreal Protocol invites reduction in the HFC consumption by late 2040 मतलब to the extent of। तो मैंने बताया था कि जैसे किगाली अमेंडमेंट किसके लिए आई थी, HFC के लिए आई थी, वियना कन्वेंशन, कन्वेंशन से वो CFC के लिए आई थी, मोनेट्रियल प्रोटोकॉल ये आपकी ODS के लिए आई थी। तो कहते हैं कि ये इसका जो रिडक्शन मतलब इसकी जो टाइम लाइन बनाएगी 2040 तक, वो कितना 50 से 55% है, 65 से 70% है, 80 से 85% या 90 से 95% है। इसकी क्या है? 90 से 95 होगा शायद। नहीं नहीं, पूरा इसकी जो है ना वो 80 से 85% है। ठीक है, इसकी 80 से 85% है। ठीक है, ये है हर जगह क्लियरली मिलता है और इसको सारे लोग पढ़ाते भी हैं कि ये 80 से 85% है। तो ये है, ठीक है, मशहूर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है 43, फ्रॉम द एनर्जी सिक्योरिटी परस्पेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज कंसीडर मोस्ट सिक्योर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कौन सा एनर्जी जो कि बहुत सिक्योर माना गया है? हाइड्रो है, सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, क्या हो सकता है? जी बताएं, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। जीने आए थे इस दौर में कोहराम मचा दो। जी अम्मद चलिए भाई। फिर कोहराम मचाते हैं। जी सोलर होना चाहिए। सोलर ही होना चाहिए, सोलर ही हाँ होगा। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इंडिया ने इसके लिए जो इनिशिएटिव लिया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में, ये फ्रांस के साथ मिलकर लिया था। फ्रांस के उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, होलांडे पता नहीं क्या करके इस तरीके से नाम है उस बंदे का। तो 2015 में लिया था, मतलब लिए थे इस इनिशिएटिव को। और इसका जो हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में, मतलब दिल्ली के अंदर है। और इस ये इफेक्ट के अंदर ये कन्वेंशन आई थी 2017 में। मतलब ये इनिशिएटिव इसको मतलब जो इफेक्ट हम बोलते हैं फोर्स के अंदर ये आया 2017 में। क्वेश्चन नंबर है 44, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्राइमरी एनर्जी यूज्ड इन इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम द बायोमास। तो क्या फ्रैक्शन है टोटल प्राइमरी एनर्जी का जो कि यूज की गई है इंडिया में और वो निकलती है बायोमास से कितना? तो जैसे हमें मालूम है, वहां ऊपर एक क्वेश्चन था ना, बायोमास से नहीं था शायद, वो किससे था? हाइड्रो पावर से ना, कि उसकी मतलब पोटेंशियल कितना है। तो बायोमास से तो हम 10 लेंगे, जो हमारा 175 गीगावाट टारगेट 2022 तक था, उसमें हम 10% बायोमास से लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कितनी परसेंट ये इंडिया मतलब निकल है ये। और शायद मुझे लगता है कि ना ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। 22 है, 35 है या 45 है, 56 है, कौन सा हो सकता है ये? जिनको तो पता इसका है जो वो आंसर कोहराम मचा दीजिए। हाँ, तो ये 32%। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी बोल दे, बस ये क्या करना चाहिए। 45, इफ द विंड स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 4, ठीक है, 40 पॉइंट मतलब 4.0 टू पता नहीं क्या यार, ये मतलब इनका फार्मूला होगा, द पावर आउटपुट फ्रॉम एन आइडियल विंड मिल विल इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ मीटर पर अबाउट। तो ये सेकंड। हमें भी नहीं मालूम। अच्छा, मीटर पर सेकेंड है ये। 0.4.0 मीटर पर सेकेंड टू 5.0 मीटर पर सेकेंड, द पावर आउटपुट फ्रॉम एन आइडियल विंड मिल विल इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ अबाउट। तो ये कितना हो सकता है कि अगर विंड एनर्जी की स्पीड इंक्रीज होती है 4.0। ये सब क्वेश्चन का ऐसे ही आता है, मतलब पूरा स्टेटिस मतलब स्टेटिस पे आया है 2000। मतलब देखिए हर शिफ्ट में ना, अगर देखिए अब हम लोग 50 नवंबर की शिफ्ट होकर इसमें देखिए, मतलब यहाँ से मतलब अभी शुरू हो रहा है, ये दो क्वेश्चन तो स्टेटिक्स वाले ही हो गए, लेकिन इसके आगे जो है एक मतलब हम कह सकते हैं ये इजी था ये वाला। और किगाली अमेंडमेंट ये जिनको मालूम था उनके लिए इजी ही रहा होगा। बाकी इसमें भी दो क्वेश्चन स्टेटिक आ गए और ऊपर वाला भी। ये शिफ्ट भी मतलब हम कह सकते हैं डिफिकल्टी ही है, ये सारी शिफ्ट जो चल रही नवंबर वाली इजी नहीं है। हम लोगों में जो आया था, हम लोगों की शिफ्ट का ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो मतलब ऑप्शन नंबर सी है, 2%। टू दिया है, पता नहीं इस निशान को क्या बोलते हैं जो यहाँ पर लगा हुआ है, सबकी तो अलग इस्तेलाह भी होती है। तो अब देखिए यहाँ पर अब एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया है।
क्वेश्चन नंबर 46, which of the following sustainable development goal is related to sustainable consumption and production pattern? तो sustainable consumption and production ये कौन सा गोल होता है? 10 है, 11 है, 12 है, 9? इसको हम बोलते हैं ना मतलब 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड C प्रोडक्शन। option। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन मतलब इजी, और ये भी क्वेश्चन इजी ही ले दिया इस, मतलब 3 क्वेश्चन हम कह सकते हैं इजी आया इस शिफ्ट में। Number 40, in which year did the first commitment period of the Kyoto Protocol come to an end? ये क्या पूछा है कि जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड आया था खत्म तक, यानी आपको बताना है कि खत्म कब हुआ था। तो 2008 में तो इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड आया था ये फर्स्ट वाला, और खत्म कब हुआ ये बताइए। 12 में 12 को हुआ है। 12 में हाँ ठीक है, ये 2008 से 2012 तक फर्स्ट वाला चला था, जिसके अंदर हमने 5% रिड्यूस किया था, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को 5% रिड्यूस किया था। और दूसरा वाला जो हमारा कमिटमेंट पीरियड था वो 2012 से हम कह सकते हैं 2020 तक था, उसके हम 18% रिड्यूस किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब पहले में हमने कितना किया, दूसरे में हमने कितना किया। ठीक है, तो पहले में हमने 5% रिड्यूस किया था और दूसरे में हमने 18% रिड्यूस किया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल मतलब इसके अंदर जो 6 गैसेस आती हैं, और 6 गैसेस से भी कल एक क्वेश्चन था जो कि उसके फार्मूले के साथ पूछा गया था क्वेश्चन। और ये मतलब 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान के अंदर ये बनाई गई थी, और हमारी कन्वेंशन 3 ही थी। ठीक है, मतलब ये बनाई थी कॉप 3 जो कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में हुई थी 1997 में, और ये इफेक्ट के अंदर आई थी 2005 में। इंडिया इसका पार्ट बना था 2002 में। इसके अंदर 6 ग्रीन हाउस गैसेज है। इसका जो मतलब दूसरा कमिटमेंट पीरियड है ना 2012 से 2020 तक, इसको दोहा कमिटमेंट पीरियड बोलते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछा गया है कि सेकंड कमिटमेंट पीरियड को क्या कहा जाता है, तो उसको दोहा अमेंडमेंट या दोहा कमिटमेंट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसके क्वेश्चन बारे में कुछ बताइए जो 6 मतलब गैस। तो 6 गैसेस, इसमें क्या है ना कि मतलब इजी है, इसमें 6 गैसेस मतलब वो ये है कि रटने से मतलब याद होगी। असल में गैस का जो फार्मूला है ना सब अलग अलग है। मतलब हमने इसको ऐसे याद किया कि इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा वो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड आएगी, और उसके बाद देखेंगे मीथेन आएगी। फिर उसके बाद हमारा ये से आएगा मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यही तो है 6 गैस, इसके अंदर कोई है भी नहीं। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है, मतलब याद हो जाएगी। दूसरे वाले को दोहा अमेंडमेंट कहते हैं या पहले वाले को? नहीं नहीं, दूसरे वाले को बोलते हैं दोहा अमेंडमेंट। ओके। जी। कोई 2016 गैस में लिख आया के था ना भेज दे दोहा 6 अमेंडमेंट। गैस जो है। जी, इसके 6 गैस जो कोई भी मतलब गूगल करके भेज दे, या किसी के पास हो तो खींच कर भेज दे, ग्रुप में डाल दे, चैट में डाल दे। कल कुछ डाले थे ना, मतलब कोई किसी ने डाला था शायद। आज से पहले दिन जब ये क्वेश्चन आया था तो किसी ने डाला था, फिर कोई डाल दे अगर हो किसी के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, ये हमारी एक डिसीज है, और दूसरा हमारा मोड ऑफ द स्प्रेड यानी किससे ये फैलती है। तो हम पहले बता दें कि जो कॉलरा है, ट्रकोमा है, स्किस्टोसोमियासिस है, या डेंगू है। तो इसके अंदर जो हमारी 3 डिसीज है ये वाटर बोर्न डिसीज है। ठीक है, यानी हम गंदा पानी पीने से मतलब जो हमें बीमारियां होती हैं, कॉलरा, ट्रकोमा, स्किस्टोसोमियासिस, डेंगू। डेंगू जो होता है ना ये हमारी वेक्टर बोर्न डिसीज जो कि मच्छर वगैरह काटने से होता है। ठीक है, मॉस्किटो वगैरह से। तो अब आप लोग मिला है मतलब कॉलरा किससे मिल सकता है, ट्रोकोमा किससे होता है, सिस्टोसोमियासिस ये क्या होता कॉलरा तो इंडाइजेशन से होता है। है। ठीक है, मतलब इन 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 पोल्यूटेड क्या वाटर क्या। से होता है कॉलरा। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। वो उसमें डायरिया वगैरह क्या वो सारी हम्म। बीमारी। नहीं, कॉलरा मतलब डायरिया जो होती है वो अलग होती है ना, बच्चों को होती है, जिसको हम उसमें प्रोटोजा होता है, यानी पेट वगैरह बच्चों का खराब हो जाता है ना बिल्कुल, लैट्रिन उनको होती है जैसी होती है, जिसको बोलते हैं। कॉलरा जो होता है ये बड़े वो लोगों को मतलब देखिए, जनरली हम हाइजा कह सकते हैं हाइजा कि बोलते हैं ना, हाँ कॉलरा हाँ, उसी को बोलते हैं उल्टी हाइजा। वगैरह बहुत होती है कॉलरा में, हाँ, उल्टी वगैरह बस बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं हैजा हो जाएगा, इतना जी। ज्यादा खा लोगे, और ये गर्मी में ज्यादा होता है, नुकसान हो जाता है। वो तीसरा तो इससे जुड़ेगा लग रहा है मुझे। हाँ तो ठीक है, फर्स्ट को आप 3 से रिलेट करें, बी को 1 से यहाँ पर दिया है। अब आपको मतलब 2 ऑप्शन में आपको मैच करना है। तो ट्रकोमा जो होता है ना, लैक ऑफ द वाटर टू मेंटेन क्लियरनेस। तो ये मतलब वाटर की कमी होती है, जैसे कि सम टाइम अगर गर्मी वगैरह में अगर हम पानी ज्यादा नहीं पीते हैं ना, तो ये मतलब इससे काज क्या होता है। तो अगर हम पानी नहीं पीते हैं, जो हमारी वो आई लीड्स जिसको हम बोलते हैं, यानी
पलक वगैरह पे झुर्री पड़ जाती है। झुर्री जैसे मैंने बोला था कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है सूखा सूखा बिल्कुल हो जाता है, रूखा रूखा सा, ऐसा लगता है कि चमड़े सब लटक रहे हैं। तो ये अंधापन भी पानी की उससे कमी, होता है, ट्रैकोमा की वजह से अंधापन भी आ जाता है। हाँ वो मतलब अंधापन भी वो आ जाता है, और फिर इससे जो गला और नाक वगैरह में बिल्कुल सूजन आ जाती है, दोनों होता है, तीनों, ये तीनों मतलब इससे होती हैं। और जो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब सी है, इसको हम लेकर जाएंगे 2 से, इन्वॉल्व वाटर कंटेक्ट बट नॉट मतलब इंजाइजेशन, मतलब इसको हम पीते नहीं है, ये क्या है, तो इसको ना मतलब इस हिस्टोसोमियासिस, इसका जो नाम है, बहरहाल मुझे ये प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना नहीं आ रहा है, तो इसको मतलब 3-4 नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको काटियामा फीवर से भी जानते हैं, और स्नाइल फीवर से भी जानते हैं, और इसको बिलहजार्डिया भी बोलते हैं, और ये करकैरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, मतलब जो लोग देहातों वगैरह में होते हैं, मतलब जैसे अगर बारिश होती है, नदी का जो पानी होता है बिल्कुल गंदा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल पीला सा हो जाता है, और लोग मछलियां मारने वगैरह उसमें पहुंच जाते हैं। तो उसके अंदर जिसको हम नहीं बोलते हैं, मतलब स्नाइल फीवर, मतलब जिसको हम घोंगा बोलते हैं, उसके अंदर सीप वगैरह नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, ये पानी हम पीते तो नहीं है, ठीक है, डाइजेशन इस पानी का हम नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जो हमारी बदन होती है ना, मछली वगैरह मारने के लिए नदी के अंदर हल जाते हैं, तो उससे जो हमें मतलब डिसीज होती है, जो बीमारी होती है, तो इसी को बोलते हैं इसिस्टोसोमियासिस। ये क्या कहता है, ये वाटर को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, बट नॉट मतलब इंजेक्शन या मतलब इंडाइजेशन जो बोलते हैं। इसमें पानी को हम पीते नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हमारी बदन पानी में रहती है तो इससे ये सारी बीमारियां हमें हमें होती हैं। और डेंगू जो है, इसको रिक्वायर होस्ट बोलते हैं, क्योंकि मच्छर वगैरह जो होते हैं ना, ये बहुत सारी मतलब डिसीज को इधर उधर से खा कर आते हैं, जो कि मतलब आकर हमारी बदन में अगर काटते हैं, तो अपना जहर यानी एक होस्ट की तरह वो छोड़कर चले जाते हैं, फिर वो पूरी बदन में हमें होस्ट करता ही रहता है। जैसे हमें क्या होता है, हम लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, तो होस्ट जो होते हैं वो हमको मतलब अलाउंस देते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें ज्वाइन होते हैं। तो ये अकेले ही डेंगू मच्छर काट कर चला जाता है, तो ये पूरे बदन में फिर होस्ट करते रहते हैं, बिल्कुल फैलाते रहते हैं सारी चीजों को, जी होता है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया इसका। जी। तो 3 जो है ABC, ये हमारी वाटर बोर्न डिसीज है, और जो हमारी डेंगू, इसको हम वेक्टर बोर्न डिसीज बोलते हैं, यानी जो मच्छर वगैरह काटने से होती है। तो हमारी वेक्टर बोर्न डिसीज में 3 चीजें आती है ना, मलेरिया आती है, फिलेरिया आती है, डेंगू, ये 3 बीमारियां हमारी वेक्टर बोर्न डिसीज में आती हैं। बाकी हमारी वाटर बोर्न डिसीज में कालरा, एक होता है डायरिया जिसको हम बोलते हैं। डायरिया ये आमतौर पर ये छोटे बच्चों को होता है, जो कि 4 साल या 5 साल के अंदर के बच्चे होते हैं। तो डायरिया रिलेटेड टू प्रोटोजा, प्रोटोजा का क्या मतलब होता है कि पेट जो झरने लगता है, ठीक है, प्रोटोजा पी से यानी पेट उनका झरने लगता है बच्चों का। और मतलब बिल्कुल उनको ना मतलब हर 5 मिनट के अंदर ही उनको लैट्रिन होती है, और बिल्कुल पानी जैसी वो लैट्रिन करते हैं, एकदम सूख कर मतलब बच्चे कांटे जैसे हो जाते हैं, अगर वो किसी बच्चे को हो जाता है, अगर वो मतलब हट्टा कट्टा मोटा जैसा बच्चा हो। तो यानी क्या होता है उसमें भी ना, उस बच्चों को मतलब डॉक्टर क्या बोलते हैं कि उनको खाना वगैरह, दूध वगैरह बिल्कुल उनका बंद कर दिया जाता है, उनको सिर्फ गर्म पानी, या फिर मतलब हम लोग जो ये इनो वगैरह नहीं पीते हैं गर्मी के लिए, मतलब अच्छे के लिए, तो उनको वही सब सारी चीजें पिलाई जाती हैं। डायरिया, तो डायरिया बच्चों को होता है, कॉलरा बड़े बच्चों को होता है। एक हमारी वाटर बोर्न डिसीज जिसको हम पोलियो बोलते हैं, पोलियो में ये वाली पोलियो नहीं जो मतलब सबके पैर और हाथ वगैरह में हो जाती है, जैसे जिससे लोग लूले लंगड़े हो जाते हैं। पोलियो इसको बोलते हैं, जैसे कि जो फल फ्रूट हम सब मतलब खरीद कर लाते हैं, उसको हम बगैर धोए खा लेते हैं, ठीक है। तो उस फ्रूट के ऊपर जो सारी डिसीज होती है, मतलब मक्खियां बैठी होती है और बहुत सारी चीजें, न जाने कहाँ कहाँ से वो फ्रूट तोड़ कर आते हैं। तो अगर हम उसको बगैर धोए मतलब ढंग से धुले हुए उस फ्रूट को खा लेते हैं, तो उससे जो बीमारियां हमें होती हैं, तो उसको हम पोलियो बोलते हैं। और टाइफाइड जो फीवर होता है, वो भी हमारा इसी से होता है, वाटर बोर्न डिसीज से ही होता है। तो यही 3-4 बीमारियां मुझे मालूम है कि मतलब जो वाटर बोर्न डिसीज से होती हैं, डायरिया है, कॉलरा है, पोलियो है, टाइफाइड है, और बाकी इसके अंदर आपका ट्रोकोमा दिया है, इसिस्टोसोमियासिस दिया है। और इन सबसे ना हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर मतलब कुछ भी ना मालूम ना, तो इसको आप लोग लिख लें कॉलम बनाकर कि वाटर बोर्न डिसीज में ये डिसीज आती है, और वेक्टर बोर्न डिसीज में हमारी ये आती है। ठीक है जी, नईम भाई क्लियर है ये क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज बाद में हो जाएंगे, अभी तो क्लियर है। चलिए, बहुत सारे टर्म्स वगैरह याद करना पड़ता है। हाँ मतलब थोड़ा मतलब वो करना पड़ेगा इसको, मतलब लिखना पड़ेगा ना, लिख के उसके सामने लिखना पड़ेगा ये क्या मतलब कॉज क्या करते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर है 49, स्मॉल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पॉल्यूटिंग सोर्स। तो स्टेटमेंट क्या, मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर।
तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसके अंदर मतलब उसके फार्मूलेशन के लिए कौन कौन सी गैसेस होती है। एक मैंने बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा हाथ होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज्यादा हाथ होता है, वोल्टेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मैच द कॉलम में क्वेश्चन भी था जिसमें ये भी दिया था हाइड्रोकार्बन विदाउट मीथेन। तो मैंने कहा था ये चार चीजें आप लोग जरूर नोट कर लें। फोटोकेमिकल स्मोक लिख के उसके सामने लिखिए कि फोटोकेमिकल स्मोक को फार्मूलेशन करने में या उसको बनाने में मतलब इन चारों मतलब गैसेस का बहुत ज्यादा हाथ होता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। 2019 में भी आपको मिलेगा, 20 में भी मिलेगा, और 21 में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चन तो कल हम लोग मतलब गुजार लिए थे कि फोटोकेमिकल स्मोक का वही चारों गैसेस का मैच द कॉलम में पूछा था, और वहां मतलब वही पूछा है, और स्टेटमेंट वाइज में इन्होंने पूछा है कि स्मॉल मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पॉल्यूटिंग सोर्स, कि मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब जो निकलती है एटमॉस्फेयर में, क्या वो मतलब पॉल्यूटिंग सोर्स से निकलती है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 2, मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। ये जो फोटोकेमिकल दोनों स्मोक सही है। हमारा होता है ना, ये हाँ मतलब दोनों सही है, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल क्लियरली सारी मतलब सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो हमारा होता है, एक तो ये ठंडी, ये विंटर और मतलब ये सर्दी और गर्मी दोनों में होता है, ठीक है। सर्दी में तो हम कह सकते हैं जिसको हम लोग कोहिसा बोलते हैं ना, बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक, और दिन में भी दोपहर दोपहर में बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ दिखता ही नहीं है हमको, इतना ज्यादा वो फोग होता है, ठीक है। और गर्मी में भी होता है, गर्मी में होता है अक्सर आप असर की टाइम देखेंगे, और जैसे जैसे देहातों में ज्यादा होता है ये सारी चीज, शहरों में भी होता है, देहातों में अगर देखेंगे जहाँ भट्टा वगैरह ज्यादा होता है तो उसका जो धुआं निकलता है ना, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है किनारे किनारे से पूरा घेर लेता है, एकदम बिल्कुल काला सा हो जाता है। तो सब वही सब फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं जो जाकर ऊपर जमते हैं। तो उसी के अंदर मतलब ना ये जो हमारी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन हमारी जो गैस होती है किससे निकलती है, फॉसिल फ्यूल से निकलती है। हम कह सकते हैं कार एग्जॉस्ट, यानी जो डीजल वगैरह होते हैं, मतलब जो दो पहिए साइकिल मोटरसाइकिल होती है उनसे मतलब जो फ्यूल निकलता है, तो वही सब तो मतलब नाइट्रोजन बनते हैं ना, जाकर वही सब एटमॉस्फेयर में जाकर जमते हैं, फोटोकेमिकल का स्मोक का वो फार्मूलेशन बनते हैं, जब उनकी एक मात्रा यानी एक ज्यादा मिकदार में वो सारे जमा हो जाते हैं, फिर वही सब पास करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक का। और अगर फोटोकेमिकल स्मोक यानी भट्टे वगैरह का जो धुआं होता है, अगर वो पहले से जमा होता है, फिर इधर से ये लोग भी पहुंचते हैं, मतलब उसको और मजबूत बना देते हैं, ये होता है। मैं तो ये समझ रहा हूँ, कोई और कुछ इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा फोटोकेमिकल स्मोक को? चलिए फिर ठीक ये है। सूरज से जी नहीं भाई बोले, जो बोले हमें फोटोकेमिकल होता है ये मतलब ये सूरज की वजह से नहीं बनता है। किससे, सूरज से? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, इसका सूरज से कोई लेना देना नहीं होता, ये जी हमारी जी, ये एक एक्टिविटी। ब्राउनिश ब्राउनिश ग्रे एक धुंध जैसी होती है, जो कि सोलर सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती है ना एटमॉस्फेयर पे बन जाती है, और फिर उसके साथ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं और नाइट्रोजन होता है। तो इसमें फिर फिर जब ये फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाता है ना, फोटो ही मीन्स होती है लाइट। तो फिर जब ये फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाती है, उसमें क्या-क्या होता है, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो हम इंसानों की ह्यूमन एक्शंस की वजह से जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो इसमें जमा हो जाते हैं, खास करके ओज़ोन, नाइट्रिक एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसी को हम फिर कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही है, वही मैंने आप बस लोगों को ऊपर से बताया कि मतलब वो 3 गैस है ना, वोल्टेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और हाइड्रोकार्बन विदाउट मीथेन, और फिर हमारी ये आती है ना एक और कोई गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों चारों जहां भी आएंगी, अगर फोटोकेमिकल स्मोक मतलब लिखा हुआ वर्ड आ जाएगा तो फिर जान लीजिए इन मतलब यही चारों गैस होंगे, इन चारों में से अगर कोई भी आए वो वही आप लोग मतलब बिल्कुल टिक कीजिएगा। ये चारों गैस मिले हुए होते हैं, जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, उसका हम्म। रिएक्शन होता है अल्ट्रावायलेट का, तभी जाकर के फोटोकेमिकल कहलाती है ना वो। जी जी जी। क्वेश्चन नंबर है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बोर्न डिसीज में बी कास्ड बाय वायरस बैक्टीरिया एंड प्रोटोजा। तो अभी मतलब रिसेंटली मतलब ऊपर हुआ था कि प्रोटोजा किससे रिलेट होता है, तो ये डायरिया से रिलेट होता है, ठीक है। टाइफाइड आपका बुखार हो गया, कालरा वही हो गया, और ये हेपेटाइट एक कोई बीमारी होती है, ये भी वाटर बोर्न डिसीज में होती है, और शायद ये भी कोई मतलब बुखार, ये क्या होता है हेपेटाइटिस, किसी को मालूम है? तो डिजीज है इसमें शायद मतलब ए भी इसमें साइट वगैरह भी होता है।
पता नहीं थे। हाँ वाटर बोर्न डिसीज है, लेकिन इसका काज नहीं मालूम कि ये क्या, मतलब इससे कौन सा काज होता है। इससे लिवर डैमेज होता है। लीवर डैमेज होता है। बैक्टीरियन प्रोटोजोआ बोल रहे हैं ना। और एक जो बीमारी है उसमें मतलब जो आदमी के मतलब अंदर जो क्या कहते हैं उसको, जो बोन्स वगैरह होता है उसमें मतलब इसके बहुत सारी किस्में। जी 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 सॉरी, बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा था इस बारे में, जो बोन्स वगैरह होता है वो जो मतलब टेढ़ा हो जाता है वो किसका नाम है? क्या क्या नहीं भाई, मतलब क्या टेढ़ा हो जाता है? जो हड्डियां टेढ़ी हो मतलब जाती है ना। हड्डियां होती है हाँ जी। बच्चों के अंदर, तो शायद वो मतलब थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, थोड़ा मतलब टेढ़ा हो जाते हैं शायद कुछ। मतलब इसी से, मतलब आप कह रहे हैं कि इसी से होता है? पता नहीं, नहीं, मुझे मैं नहीं पूछ रहा मालूम हूँ कौन इसके सा बारे में। डिजीज है। अच्छा वो कौन सा डिसीज है वो पूछ रहे हैं? शायद मतलब इसी तरीके से कुछ होगा, इसलिए मुझे दिमाग में आया। ये हेपेटाइटिस बी और ए, ये होता है सी हेपेटाइटिस बी, जो किसको क्या होता है इसमें, ये खून की में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जहन से निकल रहा है। हेपेटाइटिस बी में सफेद पीलिया जिसको बोलते हैं ना, सफेद, ये वो होता है इसमें, बहुत ही डेंजर व्हाइट होता है। ब्लड सेल्स। व्हाइट हाँ ब्लड सेल्स। हाँ, सिर्फ क्या है, सफेद जर्रात, खून के सफेद जर्रात, ये याद आ रहा है। तो ये इसकी कमी होने से इंसान मौत के करीब हो जाता है। ये बहुत ही रेयर बीमारी होती है, बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन होती है तो बहुत ही खतरनाक। बहुत कम लोग इसमें, अल्लाह, आज तो हमारे यहाँ बहुत से इंजेक्शन वगैरह आ गए हैं तो अभी क्योर हो जाती है, लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है। सफेद जर्रात की, खून के सफेद जर्रात कम होते हैं। सादिक भाई, ये वो कौन इसकी सी बीमारी होती है जो जंग वगैरह लगे हुए चाकू वगैरह किसी चीज से कट जाता है तो कहते हैं ना वो इंजेक्शन दिलवाना है? टिटनस बोलते हैं उसको, पता नहीं टेटनस, क्या। वो किस चीज से होता है? टीटनस, वो तो ये हो जाता है, पॉइजन होने से का डर रहता है, इसलिए पॉइजन होता है। टीटनस, जी जी जी, फायदा नहीं होता टिटनस इंजेक्शन का। दिलाते हैं वो, टीटनस इंजेक्शन हेपेटाइटिस की दिलवाते 3 किस्में हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। हैं। यस। तो उनमें से जो अ, दो है, तीनों की वजह से जो है लिवर डैमेज हो जाता है। तो ये सफेद खून की वजह से, मतलब इससे तो इंसान मौत के करीब हो जाता है ना फिर। हाँ जी, और उसमें से जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है वो ज्यादा ये अल्कोहल पीने की वजह से हो जाता है। हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। खून में सफेद जर्रात की कमी से, ठीक है, ये जर्रात अगर कम हो जाएंगे तो बहुत ही खतरनाक होता है। और क्या होता है इसमें उसको ना, लोग ऐसे एकदम कॉमन लैंग्वेज में सफेद पीलिया नाम दे देते हैं, जिसमें वो डायग्नोज होना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत देर बाद डायग्नोज होता है और इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है। फिर डायग्नोज होने के बाद अगर ट्रीटमेंट मिल गया तो, और हयाती रही उसकी, तब अल्लाह उसे शिफायाब करते हैं, ऐसा है। तो लेकिन ये जो मतलब डेंगू जो होता है, डेंगू में तो में भी तो हमारा जो सफेद प्लेट ये खून होता है वो भी तो कम, मतलब डेंगू में भी तो कम पड़ता है तो। प्लेटलेट्स होते हैं वो। अच्छा वो अलग है, ये अलग है। तो वही जो सफेद मतलब व्हाइट प्लेटलेट हम बोलते हैं, तो यही होगा ना इसके अंदर, इस डिसीज के अंदर, या दूसरा कुछ होता है ये? तो उसमें उसको भी तो वही बोलते हैं कि जो हमारा सफेद खून है वो कम पड़ गया, तो फिर लोग पपीते की, पपाया की पत्ती वगैरह पीते हैं, या कच्चा पपाया का दूध वगैरह मतलब खाते हैं कुछ दिन के लिए, उससे बहुत ज्यादा मतलब जल्दी रिकवर होता है, खास तौर से डेंगू की बीमारी में। हाँ जी हाँ, बोल सकते हैं इसको। थोड़ा सा मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा, जहन से निकल रहा है। नहीं तो ये तो बीमारी जो ये डेंगू आती है सफेद प्लेटलेट के लिए तो। हेपेटाइटिस नहीं होता है किसी मतलब इसकी वजह से, व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से। ये कुछ ये वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से फिर हेपेटाइटिस हो जाता है। या कोई मेडिकेशन यूज करता है कोई, मतलब कोई मेडिसिन यूज करता है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है ठीक है। हाँ मतलब कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह जो रिएक्शन वगैरह कर जाती होगी तो फिर होता होगा तो लीवर वगैरह डैमेज। जी, और इसी की वजह से फिर लिवर डैमेज हो जाता है। ठीक है। लिवर का याद रखेंगे।
हाँ मतलब मेन वही है कि मतलब ये लीवर को डैमेज करता है, कीवर्ड यही रख। एक तो होती है हमारी अमियोबायोसिस भी होती है ना, मतलब ये किससे होती है अमियोबायोसिस? ये भी वाटर बोर्न डिसीज खून है। की कमी की वजह से। अच्छा, ये खून की कमी से होती है अमियोबायोसिस? अच्छा, एक नाम इसी तरीके से है ना, डेली वैली करके नाम से मतलब कुछ है, नहीं, मतलब डेली वैली। अमियोबायोसिस जो होती है मतलब वो ये उन्हीं लोगों को होती है ना, मतलब जिन लोगों को बहुत ज्यादा लैट्रिन होती है और लैट्रिन के साथ अगर खून भी निकलने लगता है, खून भी जाता है, तो अमियोबायोसिस यही होती है उनके साथ। तो खून की कमी इस वजह से होती है, लेकिन ये मतलब ओह इसका जो सॉरी पहला सॉरी काज सॉरी, है। मैं एनीमिया, मैं उसकी बात कर रही हूँ, सॉरी सॉरी, जी 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 जी। एनीमिया एक ये अलग चीज है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, वो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। एमियोबाइसिस जो है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। एक अम्यूबा जो है उसी की वजह से, ये वो एक कीड़ा आप समझ लीजिए, उसी की वजह से ना वो हवा में रहता है, फिर जब किसी पे बैठ जाता है या किसी या ड्यू टू फूड, हम वो फूड ले लेते हैं जिस फूड पे वो बैठा हुआ, वो कीड़ा बैठ गया होता है, या हम डायरेक्ट उस या किसी चीज की वजह से पानी में चला जाता है, या कोई भी चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हम यूज करते हैं, तो उस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हम खाते हैं बगैर धोए हुए, तो उसकी वजह से, या हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स साफ होते हैं, या हम लोकल पानी से वो धोते हैं, उस पानी में क्या होते हैं वो एम्यूबिया जो होता है वो उसी पानी में होते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। फिर ये नहीं, मतलब ये याद रखना इतना ही कि ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। जी जी। असल में इसका एम्यूबा जो एक काज मतलब जो पैरासाइट शुरू है, होता है। उसी की वजह से हो जाता है। जी जी। ये जो कीड़े होते हैं मतलब जैसे कि आप देखेंगे शहरों वगैरह में तो ऐसा नहीं होता, तो सबके घर में लैट्रिन होती है, लेकिन देहातों में मतलब जिनके यहाँ लैट्रिन नहीं होती वो लोग मतलब लैट्रिन वगैरह करने के लिए खेत वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो लोग जो मतलब ह्यूमन का जो वेस्ट होता है वो लोग करके आते हैं। तो इसी वजह से मतलब हमारी गवर्नमेंट ने मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो लॉन्च किया था मतलब ये मोदी जी ने, तो वो क्या कहते हैं कि मतलब हम सबको लैट्रिन देंगे, और उन्होंने दिया भी है। मतलब देहातों में अगर देखेंगे मतलब जो बहुत सारे गरीब लोग हैं तो सबको लैट्रिन मिली भी है, ताकि वो लोग खेत का इस्तेमाल ना करें। तो वो क्या होता है कि जो ह्यूमन का वेस्ट होता है उसको जो कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, फिर आपके खेत में बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं, सब्जियां भी होती हैं, फल फ्रूट भी मतलब कुछ आप लोग लगाए होते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप खीरा ले लीजिए, यानी कुकम्बर, जो कि मतलब देहातों वगैरह में हम लोगों के यहाँ ये लोग ज्यादा बोते हैं। तो उससे जो कीड़े मकोड़े जाते हैं फिर मतलब आपके जो सब्जियां वगैरह उसको छूते हैं, अगर आप लोग उसको वैसे ही तोड़कर खा लेते हैं ना, तो उससे ये सब होते हैं। और फिर ये कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में भी कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो मतलब उस पर बैठकर ह्यूमन वेस्ट पर बैठकर उड़ते रहते हैं, जो कि डायरेक्टली कभी कभी आपके मुंह में चले भी जाते हैं। तो इनसे जो बीमारियां होती है इसी को अमेओबायसिस बोलते हैं। और इसका मतलब दूसरा काज ये भी होता है कि इससे मतलब ह्यूमन को जो वो होता है ना, वो ज्यादा लैट्रिन वगैरह होने लगती है, उसके साथ खून वगैरह जाने लगता है, तो कहते हैं कि अमियोबाइसिस का ये भी कारण बनते हैं। चलिए फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 51। अकॉर्डिंग टू द यूराइबो ये क्या ब्रोन फेन बर्नर्स बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट माइक्रोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। मतलब इन्होंने ना मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट पूछा है, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉडल पूछा है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट माइक्रो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। तो इमीडिएट फैमिली, स्कूल, बिलीव्स, कस्टम, नेबरहुड। बायोलॉजिकल पूछा है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल में तो हम ओवरऑल मिलाकर सारी चीजें लेते हैं, तो बायोलॉजिकल के एतबार से मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल ह्यूमन मॉडल डेवलपमेंट माइक्रो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। जी, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? जी आप बता दीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी तो इसको जब इस क्वेश्चन को मैंने जब क्या पहली पूछ रही मरतबा है? देखा था तो मतलब मेरा सही हो गया था। ब्रोन मैंने पेन। इसमें से जो एलिमिनेट किया था, मैंने बिलीफ को एलिमिनेट किया था, ठीक है, सी को, क्योंकि मुझे लगा कि इसने बायोलॉजिकल पूछा, और जो बिलीफ यहाँ पर है ना वो हमारे इंटरनल सेंस से रिलेट करते हैं। तो जी। बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट माइक्रो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट, तो मतलब यूरे मतलब इनका जो है ये मॉडल है, बायोलॉजिकल मॉडल है, तो इसके अंदर क्या इमीडिएट फैमिली, स्कूल और उसके बाद नाइबरहुड, जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी सोशल से रिलेट करती हैं, ठीक है। और बिलीव जो हमारा है, बिलीव या कस्टम, ये हमारा दोनों इंटरनल सेंस से रिलेट करता है, इस वजह से हमने इसको एलिमिनेट किया। तो हमारा जो आंसर होगा ए, बी, डी और ई।
उनकी ये वीडियो थियोरी बताइए। आपको पता है उनकी ये थियोरी क्या थी कि ये एक पर्सन जो है उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो उसकी डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है उसकी सराउंडिंग्स से ही। फिर उन्होंने एक इंसान के एनवायरनमेंट को 5 डिफरेंट लेवल्स में तकसीम किया है। यही याद रखना है असल में, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, फिर है मैक्रो सिस्टम और है क्रोनो सिस्टम। ये 5 सिस्टम्स उन्होंने दिए हैं, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। यही सिस्टम्स जो हैं ये इफेक्ट करते हैं एक इंसान की डेवलपमेंट को। तो फिर ये जो मतलब 5 सिस्टम है इनके अंदर भी तो फिर मतलब वो आएगा ना, मतलब किसके अंदर क्या आ सकता है। जी जी हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन ए बी क्लियर है ना। ई है ना, जी ए बी ई जो आंसर दिया वो सही है। हाँ, मतलब ABE ये सही आंसर है। ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP वाज द रिजल्ट ऑफ डिलिब्रेशन हेल्ड ड्यूरिंग। तो ये किन का मतलब कि किसका रिजल्ट, अर्थ समिट का है या ह्यूमन इन्वायरमेंटल का, मतलब इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम 1972, क्योटो प्रोटोकॉल, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तो पता है 72 का जो हुआ था स्टॉकहोम में 29 से इसका हुआ था ये। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, इसी क्वेश्चन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, UNEP का हेडक्वार्टर भी पूछते हैं ना, शायद मतलब कहाँ। केनिया में है ना, नैरोबी हाँ में। नेहरू, हाँ नेरोबी केनिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना है। ऐसे सवाल आना चाहिए 17। 17। तो देखिए एक क्वेश्चन, अच्छा देखो तीसरा इसका नाम क्वेश्चन क्या था जो जिनको हम मदर ऑफ एसपीजी बोलते हैं, मदर ऑफ सस्टेनेबल गोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदर ऑफ SDG। जी जी, सस्टेनेबल गोल क्या नाम था ना उन लेडी का जो मतलब प्रेसिडेंट था शायद स्वीडन का, या फिर इसी तरीके से कुछ जो नॉर्थ कंट्री है। वो तो कोई आप लेडी, बर्लैंड। जी 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 वो जो जी, हमारा उधर ब्रुटलैंड रिपोर्ट देखी। कमीशन आया, मतलब उसकी रिपोर्ट पूछ रहे हैं आप। ब्रुटलैंड कमीशन जो हमारा आया था वो 1983 में आया था, और उसने 1987 में 1987 में एक रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। उसने क्या कहा था, उन्हीं को आवर कहते हैं कॉमन ना। फ्यूचर, और कॉमन फ्यूचर, उसने ये रिपोर्ट दी थी। फिर जो हमारी जब Rio+20 हुई थी, Rio+20 जब हमारी हुई थी यानी 2012 में, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसके अंदर एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। फिर उसके बाद 2015 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जब ये बनाया गया था SDG, मतलब इसके अंदर तो बात उसी में कर दी गई थी ना, ब्रुटलैंड कमीशन ही में इसकी बात की गई थी। फिर जब हमारा मतलब अर्थ समिट आया, तो अर्थ समिट के बाद फिर जब हमारी Rio+20 आई, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2012 में, तो उसने फिर रिपोर्ट की जो कि SDG से रिलेटेड मतलब बात की थी। उसने कहा कि अवर कॉमन फ्यूचर, यानी हम कॉमन फ्यूचर चाहते हैं, नहीं उसने कहा था द फ्यूचर वी वांट, ठीक है, यानी हम फ्यूचर को चाहते हैं। फिर 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशन ने दिया था, तो उसने कहा था ट्रांसफॉर्मिंग द अवर वर्ल्ड, उसकी रिपोर्ट का नाम ये था, ट्रांसफॉर्मिंग द अवर वर्ल्ड। ये 3 रिपोर्ट इसकी SDG से रिलेटेड आती हैं, और पूछते भी हैं कि मतलब ये रिपोर्ट किसने दिया और ये रिपोर्ट किसने दिया। मतलब पहले PYQs में ऐसे सारे क्वेश्चन है, अब तो मतलब 2-3 साल से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नंबर कितना है, और ऐसा भी पूछते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम मतलब कब तक अचीव करेंगे, 2030 तक, ऐसा भी क्वेश्चन आया है, तो आ सकता है, कोई बाईद बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम इंस्टॉल्ड विंड पावर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एज द लेटेस्ट रिपोर्ट। तो ठीक है, आप लोग बताएं, आप लोगों को मालूम भी होगा कि इंस्टॉल पावर, विंड पावर में सबसे ज्यादा लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आपका ठीक, जिंदाबाद। लेकिन याद हाँ नहीं आ मतलब रहा है कौन सा। हाँ तुम गुजरात के महाराजा रहो, मैंने कहा था तुम गुजरात के महाराजा रहो, तो तुम से आपका आ गया तमिलनाडु, गुजरात से गुजरात, और तुम गुजरात के महाराजा रहो, तो कैसे आपका आ जाएगा कर्नाटका, महाराजा से आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, और रहो से आपका आ जाएगा राजस्थान। मैंने 5 बताया है, यानी मतलब फर्स्ट से लेकर 5 तक। तुम गुजरात के महाराजा रहो ना, तो सबसे ज्यादा अब कौन है, मतलब सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है शुरू में जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो मतलब विंड फार्म है उसको मुपंदल विंड फार्म बोलते हैं, उसका जो नाम। तो ऐसा भी अच्छा क्वेश्चन देखो आता है, ये। ठीक है। हाँ जी। जी जी जी।
मतलब ये जो ट्रिक वगैरह याद रखने का भी कुछ ट्रिक है क्या? वैसे आपने 4-5 बताया, कंफ्यूज हो रहे हैं मतलब कब कौन नहीं सा आएगा। नहीं कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होंगे अगर, ठीक है, मतलब ऐसे कॉलम वाइज आप याद करें ना कि मतलब जब सोलर एनर्जी का अगर आपने जो कुछ भी अपनी नोट वगैरह बनाई होगी चैप्टर, तो उसको पढ़े तो फिर उसको उसमें रिवाइज कर लें, विंड एनर्जी का पढ़े तो उसको उसमें रिवाइज कर लें। वो जब 3-4 मरतबा 4-5 मरतबा कर लेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा याद, आपको आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो याद हो जाता है, मतलब अगर मैं कुछ बना बना लेता हूँ तो फिर मुझे आसानी से वो चीजें याद रहती आप ही का है ना, इसलिए। हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, द एयर पॉल्यूटेंट NOx, आप लोग बताएं इसका नाम क्या है, ठीक है। NOx इन्होंने तो ये फार्मूला दिया, इसका नाम क्या है इस गैस का, इज अ कॉम्बिनेशन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है, मतलब इसके बहुत सारे वो होते हैं ना, मतलब कंपोनेंट होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन तीनों का ज्यादा नाम होता है। तो ये NOx इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पर हम बताएं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको हम NO2 बोल सकते हैं, और जो हमारी नाइट्रिक्स ऑक्साइड है इसको हम उल्टा कर देंगे, N2O कर देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होता है NO2, नाइट्रस ऑक्साइड को हम कर देंगे N2O, NOx को हम बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। तो इन मतलब ये कह रहे हैं कॉम्बिनेशन किनका होता है, तो कॉम्बिनेशन जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक्स ऑक्साइड, इसी का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होता ही है, और आपको मालूम है कि ये गैस किससे बनती है, ठीक है। वही देखिए, अभी जो डिसीज हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये असर्शन रीजन के फॉर्म में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56, असर्शन क्या, इजिस्टोसोमियासिस इज अ पॉल्यूटेड वाटर बोर्न डिसीज। फिर इसका रीजन क्या बता रहे हैं कि इज मेनली कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन द वाटर। कह रहे हैं कि ये जो डिसीज होती है, क्या सल्फेट के प्रेजेंस होने की वजह से ये डिसीज होती है वाटर में, मतलब ये किस वजह से होती है। ये सारे क्वेश्चन ना PYQs को बेस बनाकर सारे क्वेश्चन है आपके, लेकिन PYQs को बेस तो बनाया है, लेकिन अंदर से बना दिया, बहुत ज्यादा अंदर से बना दिया है। जी नहीं भाई, ये रीजन चाहिए या असर्शन चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सिर्फ एजर्शन सही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सल्फेट की वजह से नहीं होती है ना, ये मतलब पॉल्यूटेड वाटर की ये वजह से होती है। पैरासाइटिक डिजीज है, जी जी जी, पैरासाइट होते हैं वाटर में, उसी की वजह से ये हो जाता है। ठीक। अब फिर आ गया, विच क्वेश्चन नंबर है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम विंड पावर पोटेंशियल इन इंडिया एज पर द, मतलब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आप बताएं कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। तो देख लीजिए आप लोग, सोलर से भी क्वेश्चन है, विंड से भी क्वेश्चन है, और बायोमास से भी है, बायो पावर से, हर मतलब हर तरीके से क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लें, इसको मिस ना करें। तो ये क्या हो सकता है पोटेंशियल के एतबार से? अच्छा, इंडिया में पोटेंशियल हम सोलर से और विंड से निकालते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो सोलर से सबसे ज्यादा हम पोटेंशियल, मतलब कहा जाता है कि सोलर में सबसे ज्यादा है। तो इसका हम लोगों ने वो बनाया था ना, गुरमीत MP गया। गुरमीत ने जी। हाँ, तो ये गुजरात इसका सबसे ज्यादा आएगा पोटेंशियल के एतबार से। यार ये इस शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इज अबाउट इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटीज। ये कह रहे हैं कि हम कौन से गोल में इन्वायरमेंटल इंश्योर करते हैं, इन्वायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी को। गोल 1 में, गोल 3 में, गोल 5 में, या गोल 6 में, क्या हो सकता है? 7 है, यहाँ 6 ने 7 दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 59, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक लेयर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये कह रहे हैं कि इसका आप करेक्ट सीक्वेंस बताएं, वेरियस एटमॉस्फेरिक लेयर्स का फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से, मतलब जो लेयर होती है उसका आप सीक्वेंस, यानी सबसे पहले कौन सी होती है, यानी उसकी दूरी अर्थ से मतलब कितनी होती है, मतलब ट्रोस्फेयर होती है, मेसोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर होती है, फिर उसके बाद कौन सी लेयर होती है, उसकी दूरी अर्थ से कितनी ऊपर तक होती है, या स्ट्रेटोस्फेयर होती है, उसकी दूरी कितनी होती है। इसका जो है ना, इसको अगर आप लोग देखें तो अभी ये मिल जाएगा नेट पे।
हाँ, ये तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये तो मैं देखिए, यही है इसका सही जो ये है। सबसे पहले आपकी आएगी ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद आएगी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपकी आएगी मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर मतलब एक्सोस्फेयर। तो ये इसकी दूरी बता 0 से 10 किलोमीटर, 10 से 30 किलोमीटर, और 30 से 50 किलोमीटर, और इसके बाद 400 किलोमीटर सबसे ज़्यादा जो होती है वो एक्सोस्फेयर होती है। तो क्या आएगी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इसको मेरे ख्याल से मतलब याद कर लीजिए आप लोग। क्या पता आपसे ऊंचाई पूछ लें इस मर्तबा, मतलब कितनी दूरी मतलब है सादिक भाई, इसमें अच्छी वाली है वो कौन सी होती है जो हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट उससे? वो ये वाली होती है ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है। तो वो पहले होती है या ये वाली डी नहीं वाली नहीं, पहले पहले होती हमारी बैड, नहीं पहले हमारी इसे देखिए एक अच्छी सीक्वेंस होती के है ना, तो एतबार ये से, बैड वाली जो होती है। जी जी, किसके एतबार से? तरतीब जैसे के यही एतबार से। यही दे रहे हैं ना, ये अर्थ है, मान लीजिए अगर ये हमारा अर्थ है जो ये मतलब नीला इस तरीके से बना हुआ है, फिर उसके बाद मतलब 0 से 10 किलोमीटर ये है, फिर उसके बाद 30 से मतलब 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी पहली होती है, उसके बाद ट्रेटोस्फेयर होती है, यानी बात के जो पॉल्यूशन सब गंदे होकर जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारी गंदे होते हैं। अगर इसी के अंदर होल आता है, नहीं हमें कौन बचाती है? हमें तो स्ट्रेटोस्फेयर बचाती है ना। तो लेकिन यार जी, सादिक, मैंने पूरा स्ट्रेटोस्फेयर दिमाग को लगा दिया गुड था इसी ओजोन पे। कहा जाता है। हम्म गुड ओजोन किसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते को हैं? ही स्ट्रेटोस्फेयर को। हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, लेकिन अगर लेयर के एतबार से देखें तो हमें तो यही बचाती है ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो ये नीचे होगी तभी बचाएगी, कैसे बचाती है ये? सादिक, मैंने एक लगाया था निमोनिक्स, वो भी गलत हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये ना, अच्छा माद भाई एक मिनट। जैसे अगर हम कहें ये हमारा, अगर ये अर्थ हो गया ना, ठीक, मतलब ये जो है यही है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर अगर जो मतलब ये आसमान पे ये लेयर्स होती है ना, तो मतलब अगर स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी गुड ओजोन होती है, ठीक है, ये हमारी अच्छी ओजोन होती है, तो अच्छी के पीछे ये बुरी वाली लगी रहती है। ठीक है, तो मतलब और बुरी वाली जो लगी रहती है, यानी नीचे से जो सारी एक्टिविटीज वगैरह होती रहती हैं, ओजोन हो गया, और मतलब ओजोन जो हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ओजोन के अंदर जो सारी चीजें होती है वो किस वजह से होती है। कहते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड या वोल्टेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों अगर मिल जाते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो फिर हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, यानी ओजोन के अंदर फिर होल आता है। तो हो सकता है मतलब अच्छी चीज में भी मतलब कभी कभी मतलब गड़बड़ी आ जाती है ना, तो अगर गड़बड़ी आ जाती है तो फिर इसी पर ये आती होगी ट्रोपोस्फेयर पे। तो ये हमको मतलब बचाती नहीं है, तो फिर इसके बाद ये डायरेक्ट फेंक देती है, मतलब इसकी रेस मतलब बिल्कुल जमीन पर आने लगती है, और ये जो है ऊपर वाली हमें संभाल के रखती है, मतलब हमें रहती है। मेरे ख्याल से ऐसे ही हो सकता है, अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ी आती होगी, लेकिन ये लेयर जो है ये हमें मतलब बचा नहीं पाती, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, इसी वजह से कहते हैं इसके अंदर बैड ओजोन होती है। भाई एक असल में तरीके से हुआ क्या, पोल्यूटेड होता है ना। जो ये है ना ट्रोपोस्फेयर, असल में पहले पहल मतलब यही बचाते थे, एक शील्ड का काम करती थी अल्ट्रावायलेट रेज के लिए। लेकिन जब पोल्यूशन ज्यादा हो गया है तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो पतला पड़ गया है, उसमें होल्स बन गए हैं। इस वजह से ट्रोपोस्फेयर अब गुड ओजोन कहलाया गया है, और वही बचाता है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है। उसमें ज्यादा मतलब ओजोन की तादाद जो है वो बराबर है, और ट्रोपोस्फेयर में ओजोन की तादाद ज्यादा हो गई है, तभी वो बैड ओजोन कहलाया गया है, वरना वो भी गुड ओजोन ही था पहले। सादिक भाई, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि इसमें गुड वाला कौन सा, एस वाला है या टी वाला है? नहीं देखिए, जो मिलता गुड जो है है, हर जगह ना, गुड़ वाला जो है वो हमारा ये मैंने आपको हम बात भी नहीं बोला था कि जैसे अगर हम बोलते हैं बैट, हम लोग बैट बोलते हैं ना, तो BAD बैट, तो मैंने कहा बैट लगा दीजिए, BAT बैट, यानी बैट में आपका बैट वाला आएगा, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपका मतलब गुड वाली आती है, मतलब अच्छी ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और ट्रोपोस्फेयर में आपकी बैड ओजोन होती है, अगर आप ये डिफरेंस जानना चाहते हैं तो। बाकी तो लेयर्स की जो मतलब इसी इन्होंने इसी मिकदार, से तो मैं अभी तुक्का लगा के फर्स्ट वाला सही कर रहा था, वही गलत हो गया। तो नहीं, तो इसके अंदर कैसे आपने बनाया है? वो थर्मोस्फेयर है ना, नहीं तो ऊपर वाला। BDCA कर रहा था ना मैं, आप पहले क्या? गुड फिर उसके बाद बैड फिर CA पता नहीं था। अच्छा ये बताइए, मतलब अगर चीज पहले अच्छी होगी तो क्या अच्छी के ऊपर बुरी चीज होती है?
अच्छी के बाद बुरी चीज होती है, तो नीचे से आप लेंगे ना ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा ना आपका, डी बी ए, यानी पहले आपकी बुरी वाली आएगी फिर आपकी अच्छी वाली आएगी, डी बी, फिर सी इस क्या है, फिर फील्ड इस फील्ड में तो जो कहेंगे हम सदकना वहाँ मन्ना कहेंगे। में तो चलिए, मतलब सारे वैसे में तो मतलब ओजोन का कोई मामला नहीं है, जो मतलब लेयर्स वगैरह होते हैं जैसे जी जी जी, ट्रोपोस्फियर ही आते हैं। ठीक। चलिए टाइम कितना हो गया, एक क्वेश्चन टाइम और है। 3 मिनट बाकी है, ठीक, ज्यादा क्वेश्चन बाकी। नंबर 16। अब देखिए वही पूछ लिया ना कि मतलब फोटोकेमिकल के फॉर्मुलेशन के लिए कौन कौन सी गैसेस जो जरूरी, जो भी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, व्हाट आर द एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोक का, और यही मतलब गैसेस बार बार आ रही हैं। तो मैं आपको मतलब आप लोगों को बताया था, मतलब ऑक्साइड ऑफ सल्फर नहीं आती है ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, वोल्टेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सनलाइट है। तो बी सी ई मतलब ऑप्शन के एतबार से वाटर वेपर का कोई काम ही यहाँ पर नहीं होता है, तो डी को भी आप एलिमिनेट कर दें और ए को भी आप एलिमिनेट कर दें, तो आपका बी सी ई यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो इसके अंदर जो 3-4 गैस है फोटोकेमिकल स्मोक से रिलेटेड, उसको जरूर आप लोग नोट कर लें। ये तो आएगा ही वैसे। और सारी कोई जो इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस में वाटर हाँ हाँ वेपर हाँ। सबसे ज्यादा हाथ रहता है ना। क्या रहता है ग्रीन हाउस गैसेस से वाटर वेपर? मतलब ये सबसे बड़ा रीजन होता है। वाटर गर्म रहता है इससे? नहीं, वाटर वेपर मतलब जो होता है ना, तो इससे शायद सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस मतलब इसी से मतलब बनता है। ग्रीन हाउस गैसेस तो अगर हम देखें तो हर गैस से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस तो तकरीबन सभी में पाई जाती हैं, किसमें नहीं पाई जाती। अगर ये या आप कह रहे हैं कि मतलब वाटर वेपर में सबसे ज्यादा होता, तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम इतना इसके बारे में। और कोई बता दे अगर किसी को मालूम हो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर है 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट, अच्छा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज। ये जो नाले वगैरह होते हैं ना, तो इसमें मतलब कुछ तरीके के हाँ मतलब मतलब कहते हैं जो पोधे होते चेयरमैनी हैं। वगैरह के नाले होते हैं बड़े बड़े, उससे जब सब वो कचड़े वगैरह आते हैं ना, और ये जी। कस्बा में शहरों में ये सब सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी बिलमुकाबिल देहातों के। तो ये क्या होता है, मतलब एक कंपोनेंट हो, साइक्लोन होगा, ग्रेट चैम्बर होगा, आईओन एक्सचेंजर होगा, यूवी अल्ट्रावायलेट सोर्स होगा। तो इसमें तो जैसे दो ऑप्शन तो हम वैसे ही हटा सकते हैं ना, साइक्लोन और यूवी रेस, मतलब सोर्स जो अल्ट्रावायलेट सोर्स, इसका मतलब इन दोनों से कोई ताल्लुक है भी नहीं। तो ग्रेट चैम्बर और आईओन एक्सचेंजर, अब इसी में अगर मालूम है तो अच्छी बात है, वरना तुक्का मार के हम बता सकते हैं कि हाँ हमारा सही हो गया। तो इसका मतलब जो सही आंसर है वो ग्रेट चेम्बर है। तो ग्रेट चेम्बर मेरे ख्याल से ये होता, मतलब मैंने जो समझा है ग्रेट चेम्बर से मैं उसको बता रहा हूँ। कहते हैं कि ना ये मतलब एक बड़ा सा टैंक होता है जिसके अंदर मतलब जाली लगी होती है ना ग्रेट चेम्बर में। तो ये मतलब जब पानी का मतलब हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके अंदर जो बालू होता है यानी जो कंकड़ होते हैं, और जो टूटा हुआ मतलब गिलास वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे मतलब वेजिटेबल कटिंग के जो छिलके वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आती है ना, तो उस जाली के जरिए मतलब ट्रीटमेंट करते वक्त उस जाली के जरिए, यानी पानी तो निकल जाता है लेकिन ये सारे जो मतलब वेस्ट होते हैं उसको ये रोकता है ट्रीटमेंट के दौरान। ग्रेट चेम्बर इसी को बोलते हैं। ताकि आप में से किसी को मालूम हो तो और बता दें। जी सही है यही जो आपने बताया। चलिए तब फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट चेंज प्रॉक्सी इज नॉट द टेरेस्ट्रियल बायोटिक क्लाइमेट प्रॉक्सी। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 1 दिया है। मतलब ये मतलब अब क्या बताया जाए, इन्वायरमेंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें समझ में नहीं आता है। तो हम उसी पर ज्यादा टारगेट कर सकते हैं, जैसे गैस हो गई और जो हमारे मतलब कन्वेंशन है, इन सबसे मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो गुड लक है अगर हमारा आ गया, मतलब गैस से आ गया, कन्वेंशन से आ गया, एसडीजी एमडीजी से आ गया। बाकी पॉल्यूशन वगैरह से भी क्वेश्चन आते, तो उन सब पे हमें थोड़ा बहुत अच्छी पकड़ कर लेनी चाहिए। बाकी ये सब एक दो क्वेश्चन ऐसे जनरल बेस के तो होते ही हैं। अच्छा ये और क्वेश्चन शायद ये समझ में आ रहा 2021 में किसी ही को? मतलब ऐसे इस मतलब सवाल पूछे गए हैं, इससे पहले मतलब जो भी है शायद इस तरीके से नहीं पूछे। इस मर्तबा है मजे का डीप क्वेश्चन है, मतलब पीपल डेवलपमेंट का। हाँ हाँ, अब देखिए जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मैंने बताया था,
उसी से रिलेटेड है, अगर आप लोगों को मतलब वो चीजें याद होंगी, और वही है ऑप्शन में, उन्होंने ऐसे ही पूछा। क्वेश्चन नंबर है 63, अ हाई अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ वाटर बॉडी रिप्रेजेंट, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक वाटर बॉडी में क्या रिप्रेजेंट करता है? हाईली ज्यादा पॉल्यूटेड पोल्यूशन। वाटर, हाँ एक मिनट, presence of a large amount of organic material, presence of good amount dissolved oxygen या severely limited aquatic life। तो मतलब अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है तो क्या मतलब जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं, जैसे पानी के अंदर जो चीजें होती है, जीव जंतु होते हैं जिसको हम बोलते हैं मछलियां वगैरह, कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या उनकी लाइफ खतरनाक होती है? या मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है क्या वो गुड अमाउंट में होता है? और ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं क्या एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या हाईली पॉल्यूटेड वाटर होते हैं? क्या हो सकता है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक ही कीवर्ड इसमें पकड़ के रखना है हमको, ठीक है? उसी से हम ऐसे ए ही बी डी क्वेश्चन हर होना जगह मैंने चाहिए। देख। क्या होगा? ABD पहला नंबर ऑप्शन। हाँ ठीक है, मैंने कहा था ना डिसोल्व ऑक्सीजन, मतलब अगर होगा तो ये, अगर पानी आपका हाईली पॉल्यूटेड होगा तो कभी भी आपका डिसोल्व ऑक्सीजन अच्छा नहीं हो सकता। वो क्या होगा? वो हमेशा आपका मतलब डिक्रीज रहेगा डिसोल्व ऑक्सीजन, क्योंकि ये लोग ऑक्सीजन का डिमांड करते हैं ना, जो इसके अंदर एक्वेटिक लाइफ होती है, तो वही से ये सारा मतलब खींच कर मतलब अपने अंदर ये सारी चीजें ना वो ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी और पॉल्यूटेड हो जाता है। चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं ना। डिजॉल्व वाला मतलब इसका मामला ऐसा है ना कि मतलब अगर उसके ऊपर जैसे कहते हैं कि एक प्रोपोगेशन आ जाए या फिर मतलब पानी के ऊपर अगर एक लेयर बन जाए तो नीचे फिर मतलब ऑक्सीजन नहीं जाता है या फिर सूरज का जो किरण है वो भी नहीं जाता है। तो हम्म। इसी वजह से नीचे फिर जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो ये बिन बुलाए मेहमान होते हैं, तो इनको फिर भी ऑक्सीजन चाहिए, और पानी में जो ऑक्सीजन रहता है वो उतना ही रहता है, तो इनकी आने की वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाता है। हाँ सही है। जब डिमांड बढ़ेगा तब जो नीचे मतलब घुली हुई ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व जो होती है, उसका मतलब वो कम हो जाता है। हाँ सही है, सही है। तो इस ये तो डिसोल्व ऑक्सीजन होता है ना नहीं भाई, एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब उसी पॉल्यूटेड पानी को हम चेक करते हैं केमिकल डालकर, तो ये हम लोग तो नहीं करते क्योंकि हमारी ये फील्ड नहीं है, लेकिन मतलब जो जिनका इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट होता है, या फिर जो लोग बीएससी वस्सी करते हैं बायो से या केमिस्ट्री वगैरह से, उनको लैब में ये सारी चीजें कराई जाती हैं। मतलब वो लोग करते हैं, मतलब पानी पॉल्यूटेड पानी लाते हैं और केमिकल वगैरह, जैसे हमारा जो खून का चेकअप होता है, मतलब जिनको बुखार वगैरह होता है, तो देखिए आपका जो खून निकालते हैं, ऐसा नहीं कि वो उसी खून से ही वो चेकअप करते हैं, उसके अंदर भी वो केमिकल वगैरह डाल के ही आपका खून का चेकअप करते हैं, तभी फिर वो आपकी रिपोर्ट देते हैं। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम उसी को बोल देते हैं ना, कि मतलब जब उसी पॉल्यूटेड पानी में हम केमिकल डालकर पानी का चेकअप करते हैं तो उसी को हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और कहते हैं कि जो यूथ्रिफिकेशन यानी पानी के अंदर जो अलगाई बुलूम, जिसको हम काई वगैरह बोलते हैं, जो हरी हरी सी बिल्कुल जम जाती है, तो ये हमारी मतलब पानी के अंदर बहुत ज्यादा होती है ना। तो कहते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मतलब हम उसी पानी में ज्यादा केमिकल डालकर चेक करते हैं, जिस पानी में मतलब जिस पानी का रंग बिल्कुल हरा हो गया हो और जिस पानी के अंदर काई बहुत ज्यादा हो, उस पानी में हम ज्यादा मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल डालकर उस पानी का चेकअप करते हैं। ये होता है। मतलब आप देखें, मतलब बहुत सारे ऐसे पानी होंगे मतलब जो एक जगह रहते हैं बिल्कुल, मतलब आपको ओवरऑल अगर आप देखेंगे वो पानी बिल्कुल हरा सा आपका दिखेगा, उसकी गंदगी की वजह से, उसके अंदर काई वगैरह रहती है, बिल्कुल ऐसे सड़ जाती हैं सारी चीजें। शुक्रिया फरीद भाई। तो ग्रीन हाउस गैस और फोटोकेमिकल गैस में क्या डिफरेंस है मेनली? तो ग्रीन हाउस गैसेस का अगर हम देखें तो फोटोकेमिकल, हाँ वो फोटोकेमिकल स्मोक से कोई रिलेट नहीं हो। तो ग्रीन हाउस गैसेस ये हमारी वो होती है ना, कहते हैं कि मतलब ग्रीन हाउस गैसेस मतलब एक तो हम मतलब नॉर्मली अगर हम देखें, हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो हम छोड़ते हैं, तो जो ये प्लांट वगैरह होते हैं, ये हम जो हम निकालते हैं, मतलब जो सांस वगैरह हम छोड़ते हैं, तो ये प्लांट वगैरह जो होते हैं ये इसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं कि ये मेनली मतलब गर्म गैस होती है, अगर यही ज्यादा मिकदार में हो जाती है तो इससे मतलब पोटेंशियल वार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, यानी गर्मी वगैरह। तो कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस इसका इस जगह में इस एरिया में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपकी जो कश्मीर की एरिया है, अगर आप देखें बहुत बर्फीली एरिया होती है, तो वहां अगर आपको पेड़ वगैरह लगाना हो तो आप ऐसे नॉर्मली आप नहीं लगा सकते जिस तरीके से हम अपनी एरिया में पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। तो कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को क्या किया जाता है, एक कमरा नुमा बनाया जाता है, उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को डाला जाता है, फिर जो पेड़ वगैरह होते हैं तो उसको उस के अंदर डाले जाते हैं, तो फिर मतलब उसी ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से वो पेड़ वगैरह मतलब उगते हैं, वहां पर रहते हैं। मतलब उनको मतलब ऐसा पर्दा लगाया जाता है ना उसके ऊपर कि सूरज की गर्मी वगैरह उनको मिलती रहती है। मतलब अगर बहुत ज्यादा ठंडी एरिया होती है तो पेड़ वगैरह अगर हम
लगाना चाहे तो नहीं होगा ना, मतलब पेड़ वगैरह लगाने के लिए हमें क्या है कि उसको मतलब मौसम हमें नॉर्मल मिलना चाहिए, ठंडा भी हो गर्म भी हो, सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए। तो अगर बिल्कुल बर्फीली एरिया होगी हम लगाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही गल जाएगा ना, तो पेड़ होगा नहीं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, यानी वो बहुत गर्म गैस होती है, आप जान लीजिए। तो ग्रीन जी हाउस ऐसे गैसेस मतलब एक वो भी है ग्रीन हाउस गैस, जैसे मतलब दोनों ग्रीन हाउस गैस और फोटोकेमिकल गैस दोनों जो है वो मिक्सचर गैस होते हैं, बहुत सारे गैस मिले होते हैं। तो न, मैंने कहा कि मतलब हर गैस में जी नहीं तनवीर भाई, दो हर गैस में आपको ग्रीन हाउस गैसेस मिल जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन जी भी काज करती है गर्मी का, ठीक है, और मतलब पॉल्यूशन का काज करती है। तो पॉल्यूशन वगैरह जो होते हैं गर्मी भी होती है और उससे नुकसान भी होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस हर गैस के कंपाउंड में आपको मिल जाएगी। तो फोटोकेमिकल में भी जो 3-4 गैसेस है उसके अंदर भी मिलेंगी जी आपको। जी जी हाँ, मिक्सचर दोनों, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि ये ग्रीन हाउस गैस जो है मतलब इसमें जर्रात वगैरह होते हैं, जो जर्रात जो गर्म हो जाते हैं सूरज की रोशनी की वजह से, और जो बहुत सारे गैस के कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं फिजा में, वो गर्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस पैदा होता है। लेकिन जो हमारा वो गैस है क्या बोलते हैं उसको, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल जो है ये सूरज की रोशनी की पड़ने की वजह से वो गर्म होती है वो, तो उसके रिएक्शन की वजह से हमारा फोटोकेमिकल गैस बनता है, मुझे जहां तक याद है ऐसे कुछ, ऐसा ही क्या सॉरी भाई। हेलो हेलो, कहाँ चले गए यार। जी तनवीर भाई, इस पे इंशाल्लाह कल डिस्कशन होगा। सादिक भाई जो है म्यूट हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है। जी चलिए, मुझे मास्सलाम। इन दोनों में जी मुझे इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, पता नहीं भाई।